वगैरह ये सब स्पेरिकल होते हैं। तो स्पेयर आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जे एडवांस इलेक्ट्रो के जे एडवांस देखना ना, उसका 40% सिर्फ स्पेयर पे सवाल, 40% सिर्फ स्पेयर पे सवाल। तो स्पेयर में ये दो चीजें तो ठीक है। एक ये चीज कहलाती है स्पेरिकल कैप। अगर आपको ये स्पेरिकल कैप आती है ना, तो इलेक्ट्रो में एक फंडा सिखाया जाता है सॉलिड एंगल। मुझे सॉलिड एंगल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और उससे ज्यादा पावरफुल टूल है स्पेरिकल कैप। कैप कैसे होता है? आप एक काम कीजिए, प्लास्टिक की बॉल लीजिए, खाली बॉल, होलो बॉल, उसे साइड से काटिए, बीच से मत काटिए, बराबर टुकड़े मत कीजिए, साइड से काटिए। तो जैसे साइड से काटेंगे, जैसे साइड से काटेंगे, तो वो जो बॉल मिलेगी स्पेरिकल कैप, कैप कैप वो होता है। ध्यान रखिएगा, इस स्पेरिकल कैप का सरफेस एरिया आपको याद रखना है। स्पेरिकल कैप, इसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। स्पेरिकल कैप के लिए पहले मैं इसका एरिया, सरफेस एरिया ये होता है 2 पाई आर एच या 2 पाई आर 1 माइनस कॉस थीटा, 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। एच है ये वाली हाइट है, एच है ये वाली हाइट, और आर है इसकी रेडियस। याद रखने का ये। क्या मेरी बात क्लियर है? अभी तो 10:45 तक है ना, है ना? हाँ, तो बस 2 मिनट में खत्म हो रहा है, ठीक है, क्लियर? तो स्पेयर, अरे 10:45 पे खत्म है यार, क्लास तो पूरी है। 10:45 पे क्लास खत्म है ना, क्लास टाइमिंग, ठीक है, 10:45 पे खत्म है, तो अभी तो खत्म करते हैं। रेडियस जो है, रेडियस ध्यान रखिएगा, रेडियस तो ये स्पेरिकल कैप, कैप समझ गए, इसका सरफेस एरिया याद रखना है। जेई में बहुत जगह क्वेश्चन अटैक हो चुका है एडवांस में, बहुत जगह, और मेरे कहाँ काम आएगा? रोटेशन में, सेंटर ऑफ मास में, इलेक्ट्रो में। सॉलिड एंगल की जरूरत ही नहीं है मुझे कोई सॉलिड एंगल की जरूरत नहीं है। ग्रेविटेशन में, आपके लाइट में कि कितनी लाइट बाहर आ रही है, जेई का सवाल है, कितनी लाइट बाहर आ रही है जो उन्होंने क्रिटिकल एंगल के साथ बनाए थे, सब जगह आपका ये फंडा चलेगा, बहुत काम आएगा। हाँ, इसका वॉल्यूम कितना होगा याद रखिएगा, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होगा पाई एच स्क्वायर बाई 3 आर माइनस एच। किसका वॉल्यूम? मैं इसे बना रहा हूं, ये जो स्पेरिकल कैप है ना, पूरे स्पेयर में से काट दिया, इसका वॉल्यूम, ये इसका सरफेस एरिया है और ये इसका वॉल्यूम है। ये दोनों रटे हुए होने चाहिए, याद रखिएगा, मेरे काम आएंगे दोनों। स्पेरिकल कैप का एरिया जेई में कम से कम 3-4 बार आ चुका है, और मैं फिर बोल रहा हूं, फिर आएगा। मेरे को सॉलिड एंगल भाड़ में गया, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है, मेरे लिए ये बहुत है। स्पेरिकल कैप का एरिया याद रखा 2 पाई आर एच, नहीं 10:45 पे खत्म होती है, ठीक है, और स्पेरिकल और वॉल्यूम। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, अब आपको मैं इस पे 2 सवाल दे रहा हूं, सुनिए 2 सवाल, बस क्लास खत्म कर रहे हैं आज की। 2 सवाल होमवर्क है, होमवर्क सुन लो, होमवर्क सुन लो, होमवर्क। पहला, एक सैटेलाइट घूम रहा है, क्योंकि अगर कोई चीज पढ़ाऊं और उसका सवाल ना करवाऊं तो वो बात पूरी नहीं होगी। एक सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के चारों ओर, उसकी हाइट है अर्थ की रेडियस के बराबर। सवाल सुन लो, अर्थ की रेडियस के बराबर आर, और अर्थ की खुद की रेडियस भी आर है, तो सेंटर साइड कितनी हो गई? वो सैटेलाइट अर्थ का कितना सरफेस एरिया कवर करेगा? सवाल का आंसर लाके लाइएगा। इसका स्पेरिकल कैप क्या है, मैं वापस बता देता हूं बेटा। प्लास्टिक की बॉल लो, प्लास्टिक की बॉल को साइड से काटो, ऐसे काटो कि सेंटर से कटना हो, जैसे सर्कल में कॉर्ड होती है वैसे यहाँ स्पेरिकल कैप होती है, साइड से काटो, तो छोटा सा टुकड़ा जो निकलेगा ना, उसका सरफेस एरिया। पक्का? क्या ये निकाल सकते हो? इसके सवाल कहां नहीं बन सकते, और जहां बन सकते हैं वहां वहां बने भैया। ये सैटेलाइट ग्रेविटेशन का सवाल बना दिया एडवांस लेवल का, अभी आज ही। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना, पाई एच, दोनों के फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। स्पेरिकल कैप का फॉर्मूला 2 पाई आर एच या 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ये थीटा एंगल बना रहा है, और वॉल्यूम का पाई एच स्क्वायर बाई 3, एच है इस कैप की हाइट, बाई 3 आर माइनस एच। क्या ये करके लाओगे? हाँ के ना? पक्का? तो कितना सैटेलाइट वो एरिया कवर करेगा भैया, ये आपको चाहिए। एडवांस का सवाल बन गया खटाक से 2 मिनट में। मैं इस पे लाइन से 4 सवाल बना सकता हूँ एडवांस लेवल के, सिर्फ इतना सा। अगला सवाल, ये एक और होमवर्क में, सवाल सुन लो, बस क्लास खत्म करेंगे उसके बाद। सवाल सुन लो, हाँ, अरे फ्लक्स वाला सवाल, ये बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने कहा फ्लक्स वाला सवाल बन जाएगा, बिल्कुल। उस स्पेरिकल कैप ऐसी थोड़ी बनाई है मैंने भैया, काम है उसका। जे एडवांस के सवाल करवाऊंगा मैं, जब चैप्टर आएंगे तो मैं याद दिलाऊंगा स्पेरिकल कैप बताई थी, और ये आती है। अब दूसरा सवाल है कि घर में तरबूज आया, 3 बच्चे थे, 3 लोगों में बंटवारा करना है तरबूज का। अब बंटवारा हमने कैसे किया? जैसे पिज्जा का किया है ना, वैसे ही तरबूज रखा। तरबूज 15 सेंटीमीटर रेडियस का है, दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, 15 सेंटीमीटर रेडियस का है, तो टोटल डायमीटर हो गया 30 सेंटीमीटर। तो मम्मा ने क्या किया, 10 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े कर दिए। मैं सवाल दोबारा समझा दूंगा, सेटेलाइट वाला भी लोड मत लो, एक बच्चे का सवाल। पहले ये सवाल सुन लो एक बार, एक एट ए टाइम एक चीज। घर में तरबूज आया, 15 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, तो टोटल डायमीटर हो गया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का तरबूज है अपने पास। उस 30 सेंटीमीटर के तरबूज में मम्मा ने उसको कैसे डिवाइड किया? 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मतलब ऐसे ये पूरा तरबूज है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के कट लगाए। क्या बंटवारा सही हुआ है? ऐसे कट लगाए, ऐसे। और ये वाला जो हिस्सा है इसी को स्पेरिकल कैप कहते हैं। अच्छा, ये तो फोटो भी बहुत अच्छी दिख रही है। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया है, और इसी का ये हरे हरे वाले पार्ट का सरफेस एरिया दिया है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, क्या बंटवारा बराबर हुआ है? 10-10 दिखने में तो बराबर लग रहा है। तो मेरा ये सवाल है, वो जो 3 बच्चों को मिला, ए, बी और सी, इनको कितना मास, इनको जो तरबूज मिला है, उनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ। मास का रेशियो या वॉल्यूम का रेशियो बताओ। हाँ, मास डेंसिटी सेम है, बिल्कुल सही, मास डेंसिटी बिल्कुल सेम है, तरबूज पूरा एक जैसा है। मास डेंसिटी छिलके की भी, अंदर भी, सब जगह मास डेंसिटी सेम है। तो अंदर बीच में नहीं, डिस्क भी नहीं मिलेगी बेटा, अंदर डिस्क भी नहीं मिलेगी। कैसा शेप मिलेगा सोच के देखो, एक ये और एक बीच में ये। 10-10 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े किए। क्या बात समझ आई कि नहीं आई मेरी? हाँ, डेंसिटी सेम है, डेंसिटी बिल्कुल सेम है भैया, पक्की बात। तो दोनों सवाल होमवर्क है, पक्का समझ आया? पक्का पक्का पक्का। दोबारा पूरा अच्छे से समझाऊंगा, एक बार होमवर्क दे रहा हूं।
मैं होमवर्क ना दूं कोई क्वेश्चन, देखिए मैं इस लेक्चर से सब कुछ दिखाना चाह रहा था, बेसिक से चालू हुआ और इंटेंसिटी भी अच्छी रहेगी। सिलेंडर नहीं है बेटा वो पूरे ये सिलेंडर कैसे बेटा, ये सिलेंडर कैसे, ये सिलेंडर कैसे, ऐसे है यार ऐसे, पक्का करके लाइएगा, डिस्कस करेंगे यार, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे दोनों क्वेश्चन। हाँ कैप की रेडियस, कैप के बारे में फिर बता देता हूँ। स्पेयर की रेडियस आर है, स्पेयर की रेडियस आर है, इस स्पेयर की रेडियस आर है, कैप की हाइट एच है। अरे रेडियस आर है और कैप की हाइट एच है, कैप कैप पक्का। और कैप यहाँ पर थीटा एंगल बना रही है। कैप मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी वाटरमेलन काटा था तो कहीं से भी वाटरमेलन काट दो तो उसकी हाइट एच है, और पूरे तरबूज की रेडियस आर है, वो कैपिटल आर हुआ है। सैटेलाइट क्वेश्चन में क्या था, सैटेलाइट क्वेश्चन में अरे अर्थ के ऊपर घूमते ना सैटेलाइट ऐसे, तो क्या वो सैटेलाइट अर्थ का कितना सरफेस एरिया कवर कर रहा है, अर्थ तो स्पेयर है ना यार, स्पेयर स्पेयर, तो वो सैटेलाइट आर हाइट पर है, तो सेंटर से टू आर डिस्टेंस हो गई, वो कितना एरिया कवर कर रहा है, तो वो स्पेरिकल कैप हो गया ना। अच्छा सैटेलाइट कहाँ तक कवर कर पाएगा, कहाँ तक उसके सिग्नल पहुंच पाएंगे, अरे अर्थ को भेजते हुए थोड़ी चले जाएंगे, यहाँ आदमी खड़ा है मोबाइल लेके और सैटेलाइट का सिग्नल यहाँ पहुंच गया, ऐसा थोड़ी होता है, अर्थ को भेजते हुए चला जाएगा, तो ये 90 डिग्री एंगल ही तो होगा यार। तो कितना अर्थ का एरिया कवर करेगा आपको ये बताना है, और एडवांस लेवल का सवाल पहले लेक्चर में, पहले लेक्चर में एडवांस लेवल का सवाल। चलिए क्लास खत्म करते हैं क्योंकि मैथ्स की क्लास भी है। टाटा बाय बाय, मुझे बहुत मजा आया, आपको आया नहीं आया मुझे नहीं पता, मुझे बहुत मजा आया, पढ़ाया कम है हाँ, लेकिन अब बहुत मजा आएगा, अब क्लासेस पढ़ाई ज्यादा होगी क्योंकि आज मैंने आपको ज्ञान ज्यादा दिया है, ठीक है क्लियर, अब जैसा भी है ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे और ज्यादा एनर्जी के साथ। हाँ भैया बंद कर दीजिए। गुड आफ्टरनून बेटा। लेट आने का एक मिनट जो मैं लेट हुआ उसका रीजन ये है कि मैं बरेली से सीधे यहाँ आ रहा हूँ। कल हमारा एक इवेंट था बरेली में, बहुत सारे बच्चों से हो सकता है तुम में से भी कुछ बच्चे क्लास कर रहे हो, कल उन्होंने बताया था मुझे। कल एक इवेंट था वहाँ पर, वहाँ से आज मॉर्निंग में ही निकले थे तो किसी वजह से थोड़ा सा लेट हुए, सीधे गाड़ी से उतरकर सीधे यहाँ टी शर्ट पहन के भागते हुए आ रहे हैं। तो देख रहे हो टीचर तुम लोग के लिए कितनी मेहनत करता है, तो अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम्हें एक बढ़िया रिजल्ट लेके आना है। तो बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई सब लोग, कैसे हो सब लोग? वॉइस लो आ रही, अरे यार मैं तो बहुत चिल्लाता हूँ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ गिबली अच्छी लग रही है, अब गिबली और लगा देंगे, गिबली यही आता है, मैं और कुछ खास आता नहीं है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, तो सब लोगों का प्रयास जेई 2026 बैच में स्वागत है, तीसरी बार है ना। मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास हो चुकी है तुम्हारी फिजिक्स की, सेकंड क्लास तुम्हारी मैथ्स की हो चुकी है, उसमें तुम्हारा स्वागत हो चुका है। केमिस्ट्री की क्लास है, फिजिकल केमिस्ट्री में अभी तुम्हारा स्वागत। देखो मैं बहुत ज्यादा कुछ समझाऊंगा नहीं, उसका रीजन है, और मैं चैट में अगर ये पूछता भी हूं ना कि सर क्या मैं तुम्हें कुछ ज्ञान दूं, तो तुम पलट के यही कहोगे सर कहां चक्कर में पड़े हो, इतना ज्ञान इस टाइम हमें मिल चुका है कि हम आपको ज्ञान दे सकते हैं। तो बात तो तुम्हारी सही है, और मैं इसलिए इस बारे में बिल्कुल ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा। हाँ ये जरूर है, मैं ये कहूंगा कि इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा कैसे करना है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर सकता हूं बस, कि भाई हर टीचर ने अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया, तो मैं आज सच कुछ नया नहीं है, तुम्हें पता है, ज्यादा कुछ बहुत बड़ी कमाल की बातें या कुछ अलग बातें नहीं है। जिस तरह से फिजिक्स पढ़ी जाती है, जिस तरह से मैथ्स पढ़ी जाती है, उसी तरह से केमिस्ट्री भी पढ़ी जाती है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ कमाल हो जाएगा, कुछ नया पर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर जो है कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो मुझे लगता है चार पांच बातें जो तुम्हें हर टीचर ने बताई ही होंगी, उन बातों में मेरे हिसाब से एक दो बातें जो मेन है वो मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिस्कस कर सकता हूं, और वो यही है कि भाई देखो ऐसा है कि अब तुम्हें हैरानी होगी बात सुनकर, लेकिन मैं फिर यही बोलूंगा, करना तुम ही को है यार, है ना। बस सब लोग इस बात को सब लोग समझ लो कि करना तुम ही को है। इसमें हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, है ना। हम तुमसे ये नहीं कहते कि हमारे ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करो या ऐसा कुछ, बट हम तुमको ये जरूर कह सकते हैं कि जो रास्ता दिखाया जाएगा, बिकॉज तुमने देखा है कि जो तुम्हारे मैथ्स के सर हैं, फिजिक्स के सर हैं, बाकी जो केमिस्ट्री के दूसरे पोर्शन हैं उनके सर हैं, इन सबका एक जबरदस्त एक्सपीरियंस, और अगर वो एक्सपीरियंस है पढ़ाने के रास्ते में, तो उस एक्सपीरियंस से हम सब लोगों ने कुछ सीखा। तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बताऊं तो मैं यही बोल सकता हूं कि भाई देखो ऐसा है, हम एक रास्ता दिखा सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि भाई देखो ये चीजें हैं, इस तरह से पढ़ी जाती हैं, मर्जी तुम्हारी है, अगर सुन लोगे कर लोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर तुमने कुछ अपनी मन से चलाई तो नुकसान में रहोगे। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता, मुझे नहीं पता, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता कि उससे तुम्हें नुकसान होगा कि नहीं, बट ये कंफर्म है कि जैसा कहा जा रहा है अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें फायदा हो। और यही चीजें तुम्हें मैथ्स में समझाई जाएंगी, यही तुम्हें फिजिक्स में समझाई जाएंगी कि भाई जो कहा जाए उसको ब्लाइंडली फॉलो करने की कोशिश तो करो, उस वो एक रास्ता है रिजल्ट लाने का, लेकिन वही एक रास्ता है रिजल्ट लाने का, ये नहीं कह रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता कि इसके अलावा कोई और रास्ता है कि नहीं, बट ये कंफर्म है कि अगर जैसा टीचर्स कह रहे हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फायदा जरूर। और इसमें यार बड़ा क्लियर है यार, अपने आप पर अगर विश्वास ही नहीं है ना, टीचर्स पर विश्वास तो तब करोगे ना यार जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे। आदमी को खुद पर ही विश्वास नहीं है कि यार मैं सामने वाले की बात अगर मान भी लूं तो मुझे खुद पर भरोसा नहीं है कि मैं वो फॉलो कर भी पाऊंगा कि नहीं। सामने वाला टीचर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, फैजल सर ने बार बार बोला कि भाई ऐसा है डेली के डेली कुछ कुछ पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ी सी अपनी सिटिंग हैबिट बनाओ, तुमने गलतियां की हैं तभी तुम यहां पर हो, और ये बात सारे लोग एग्री करते हैं। मुझे इस बात में कोई अफसोस नहीं है ये बात बोलने में कि तुम सब यहां इसलिए हो, क्योंकि इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, इसलिए नहीं कि तुम्हें कुछ आता नहीं था, इसलिए कि तुमने कहने नहीं माने, इसलिए कि तुमने मेहनत नहीं की, इस वजह से तुमने कोशिश ये की कि भाई ठीक है अब इस बार हम करके देख लेते हैं। तो मैं फिर वही बोलूंगा, अगर तुम्हें खुद पर ही विश्वास नहीं होगा ना तो हमें से तुम किसी की बात नहीं मानोगे, क्योंकि हम तुमसे ये थोड़ा कहेंगे यार ऐसा है खेल खेल में सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, हल्का फुल्का पढ़ पढ़ा के सिलेक्ट हो जाते हैं
समझा करो बात को। हम ये नहीं कहेंगे, तुम्हें पता है, हम यही कहेंगे यार रात दिन एक करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन तुम खुद सोचो, जब आदमी को खुद पर ही भरोसा नहीं है तो वो हमारी बात मानेगा क्यों? हम तुमसे अगर ये कहते हैं कि भाई ऐसा कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे की रेगुलर सिटिंग चेयर पर होनी चाहिए, बैठने की आदत बननी चाहिए, एक एक 2 घंटे लगातार आदमी को बैठना चाहिए, उसकी हैबिट बनानी चाहिए। तुम कहोगे यार सर हमें अपने आप पे भरोसा ही नहीं है सर, हमें तो ऐसा लगता है 15 मिनट बाद जब तक हम मोबाइल ना देख लें सर, 15 मिनट बाद जब तक हम टीवी ना देख लें, 15 मिनट बाद जब तक हम दोस्तों से बात ना कर ले, तब तक मजा नहीं आता सर। तो जब तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं है तो फिर हमारे कहने से आज सुबह भी सर ने कुछ समझाया होगा, मैथ्स वाले सर ने भी समझाया होगा, उनकी वो सारी बातें तुम फॉलो तभी तो कर पाओगे ना यार, जब तुम्हें खुद पर भरोसा हो। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी जो मुझे इस तमाम बातों में जो सबसे ज्यादा जरूरी लगता है वो ये है कि तुम्हें खुद पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। अगर आपने खुद पर ट्रस्ट नहीं रखा तो हमारी किसी की भी बात का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि हम तो जो कहेंगे उसको करने के लिए आपको अपने ऊपर एक जबरदस्त भरोसा रखना पड़ेगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं यार, बड़ा क्लियर है, मैंने पहले भी बोला था, डिटर्मिनेशन अगर नहीं है तो फिर सिलेक्शन का कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि ये डिटर्मिनेशन ही है जो बच्चे को सिलेक्ट करा सकता है। ये एग्जाम वो नहीं रह गया है कि सर अरे सर वो उनका दिमाग बहुत तेज होता होगा ना सर, एडवांस के सवाल कर लेते हैं सर, बड़े तेज दिमाग के लोग होते हैं। अब नहीं रह गया ऐसा। पिछले 5-7 सालों से तुम एग्री करोगे इस बात को, पिछले 5-7 सालों से जेई ने एक सवालों की बात नहीं करता, बट जेई एडवांस लेवल पर भी अगर आप बात करें तो कहीं अकल का कोई खेल नहीं रह गया, ये सिर्फ मेहनत का खेल रह गया। जिसने मेहनत की है उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। एक दो सवाल हो सकते हैं ऐसे हो जिसमें आदमी की सोच का इन्वॉल्वमेंट हो, आदमी की जो पुरानी दिमाग है उसका इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन सर बाकी ऑलमोस्ट सारा का सारा पेपर ऐसा होता है जिसने मेहनत की है उसको सिलेक्शन मिलेगा, जिसने मेहनत नहीं की है उसको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो मेरा यार सिर्फ तुमसे ये कहना है कि यार कम से कम और कुछ नहीं तो आज पहली क्लास है, सारे टीचर्स से तुमने प्रॉमिस किए होंगे कुछ ना कुछ, हमसे भी एक प्रॉमिस करो कि सर ऐसा है हम अपने ऊपर पूरा विश्वास रखेंगे, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ ये काम करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं आज से तुमसे 2 बातें बोलूंगा, सिर्फ 2 ही काम करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हें पता है यार रेगुलर बेसिस पर टीचर्स मोटिवेट करते हैं। मैं भी तुम्हें रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ 2-4 मिनट के लिए कुछ ना कुछ हमेशा बोलता ही रहूंगा। तो ये नहीं है कि सर आज पहली क्लास है कुछ हमारे अंदर इंजेक्शन लगा दो। मुझे तो ऐसा लगता है पहली क्लास में तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, पहली क्लास में तो आदमी वैसे ही मोटिवेटेड रहता है सर, पहली क्लास में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तो वैसे ही एकदम फूले हुए आए हैं सर, बुरे हालात थे, मरे हुए थे सर, हमने फिर से अपने अंदर जोश भरा। तो फर्स्ट क्लास में तो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर वो जोश है, आप समझ रहे हैं, फर्स्ट क्लास में तो हमारे अंदर पहले से ही वो जोश है, फर्स्ट क्लास में तो हमारे अंदर पहले से ही वो जोश। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मैं 2 बातें बोलने आया, 2 बातें जरूर बोलूं। पहली बात, तुम्हारा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने बहुत पहले भी बोला था, अभी कुछ दिन पहले भी कुछ बच्चों को बताया, एक अच्छे एग्जांपल्स मेरे सामने आए इसलिए मैं तुमको दे रहा हूं। विराट कोहली साहब थे, सचिन तेंदुलकर साहब थे, ये उस टाइम पर मैदान में खड़े मिले थे जिस टाइम पर उनके घर में बहुत बड़ी ट्रेजेडीज हुई थी। आप समझिए बात को, ये उस टाइम पर खेल रहे थे जिस टाइम पर इनके घर में ट्रेजेडी हुई थी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। ये डिटर्मिनेशन है यार, क्यों? क्योंकि सर अब जब कहा है तो करना है सर, देश के लिए खेलने के लिए बोला गया था, मुझे टीम में सेलेक्ट किया गया था, टीम ने मुझ पर भरोसा किया था, हम वो प्लेयर्स है सर जिस पर हम पर भरोसा किया जाता है, तो ऐसे में सर मैं छोड़ के नहीं जा सकता था। ये डिटर्मिनेशन था उन लोगों का। एक और एग्जांपल मैं तुमको देता था, मैंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो है अनिल कुंबले साहब जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं स्पिनर्स, स्पिन गेंदबाजी का, उस टाइम पर कहीं से चोट लग गई, जबड़ा टूट गया, लेकिन फिर भी टीम को जरूरत थी, उसने खेला, वो टूटे हुए पट्टी वट्टी बांध कर बेचारा, बहुत पुरानी बात है, खेला। मैं ये बताना चाह रहा हूं यार, जब तक वो डिटर्मिनेशन नहीं आएगा ना, तब तक हमारी बातों का या मेरी बात का या किसी की बात का कोई असर नहीं होगा। यही लगेगा कि पागल रात दिन पढ़ने के लिए कह रहा है, खुद तो पढ़ता नहीं है और हमें पढ़ने के लिए कह रहा है, खुद तो आधे घंटे नहीं बैठ पाएंगे और हमसे कहते हैं रात में 2 बजे तक पढ़ाई करा करो। अरे भाई समझा करो बात को, तुम्हारे अंदर वो डिटर्मिनेशन चाहिए, यानी सबसे पहला तुम्हारे अंदर वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पहली बात। और बहुत सारे बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है यार, खूब कोशिश करना यार। और मैं बता रहा हूं अगर ये तुमने कर लिया ना यार, तुमने अपने अंदर वो जोश भर लिया कि भाई करना है यार, ऐसी की तैसी करना है, और कुछ नहीं तो यार कोशिश करोगे तो मेंस में अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा यार, अगर कोशिश नहीं करोगे तो मेंस तक का रिजल्ट खराब निकल के आएगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं ना? तो हमें डिटर्मिनेशन के साथ ये काम करना है, और डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे दिन ऐसे ही निकलते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। आप मेरी बात समझिएगा, हमारे दिन ऐसे ही निकलते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में पता चलता है कि ये जो दिन गुजर रहे थे ये एक्चुअली इसका रिवॉर्ड हमें मिलने वाला। बाद में हमें पता चलता अरे यार इसी का रिजल्ट हमें मिला है, वो जो हमने टाइम पास किया था ये उसका रिजल्ट, काश हमने वहां इन्वेस्टमेंट अच्छी की होती तो आज ये रिजल्ट हमें जबरदस्त मिलता। इसके पीछे की 2 मिनट की कहानी सुनाता हूं तुम्हें। एक मजदूर होता था, बड़ा कारीगर, बड़ा जबरदस्त मकान बनाता था, पेंट करना, और एक एक चीज ऐसा बना देता था कि घर एकदम बिल्कुल महल जैसा बना देता, इतना जबरदस्त कारीगर। 40 साल तक काम करता रहा, उसके दिमाग में आया कि भाई ऐसा, अब मैं ये काम छोड़ना चाहता हूं, अब मैं और ये काम नहीं करूंगा। वो अपने मालिक के पास जाता है, कहता है भाई साहब देखिए ऐसा है, आपकी सेवा मैंने 40 साल की है, अब मैं रिटायर होना चाहता हूं, मुझे माफ करिए। तो उसका मालिक ये सोचता है यार ये तो अभी से चला जाएगा, अभी तो इसके एक आध प्रोजेक्ट बचे हुए हैं, इसको ये कह देता हूं कि भाई ऐसा है, ये आखिरी प्रोजेक्ट है, ये जो मकान आप बना रहे हैं ये आखिरी मकान आप और तैयार कर दीजिए, बढ़िया जैसा आप बनाते हैं वैसे बना दीजिए, और उसके बाद आप यहां से चले जाइएगा, मैं बढ़िया आपका फेयरवेल करूंगा, आपको बाकायदा इनाम देकर छोड़ूंगा। तो वो कारीगर कहता है चलो जहां इतना काम किया है वहां एक काम और कर देता हूं। तो वो अपना टाइम पास करने के लिए उस मकान को अपना कीले विले ठोक कर जैसे तैसे, जैसा वो करता था वैसा नहीं कर रहा है, वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए उस मकान को अपना थोड़ा बहुत बना बनू के टाइम पास करके चला जाता है, और वो मालिक के सामने चाबी रख देता है, कहता है भाई साहब ये लीजिए आपका मकान तैयार हो गया। मालिक वही चाबी उसके हाथ में रख के कहता है कि यही है वो तुम्हारा इनाम। सोचो क्या बीती होगी उसके दिमाग, उसके ऊपर क्या बीती होगी, यार यही मकान अगर मेरा गिफ्ट है, और ये बात अगर मुझे पहले से पता होती तो मैं इस मकान को इतना खूबसूरती से सजाता, इतना खूबसूरती से बनाता कि वो क्योंकि वो तो मुझे मिलने वाला है, मैं इतना जबरदस्त तरीके से वो मकान बनाता कि मजा आ जाता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जो इन्वेस्टमेंट में बर्बाद कर रहा हूं, वो जो इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूं, अल्टीमेटली वही रिजल्ट मुझे मिलने वाला है। अगर ये बात उसको पहले से पता होती तो वो इन्वेस्टमेंट भी अच्छी करता। तुम्हें तो पहले से पता यार, तुम्हें तो हमने पहले से बता रखा है, अच्छा करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तुम्हें तो पता है कि ये जो दिन गुजर रहे हैं ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है और इसी का तुम्हें रिजल्ट मिलने वाला है, तुम्हें तो पता है, लेकिन फिर भी तुम ढीले पड़े रहते हो यार। तुम्हें तो सारी बातें पता है, तुम तब भी ढीले पड़े रहते हो, गजब आदमी हो।
इसलिए अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो एक एक दिन निकल रहा है वो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको खुद को लगता है कि नहीं वो इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। इसमें मेरे कहने की बात या किसी और के कहने की कोई बात नहीं आती। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? ये आपका इन्वेस्टमेंट है, डेली के डेली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको ये पता है कि ऊपर वाला लास्ट में आके आपके हाथ में वो चाबी रख देगा मकान की। अगर आपका मकान अच्छा है तो वो इसलिए अच्छा है क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छे है, आपकी मेहनत अच्छी है, अब वरना वो मकान आपको बिल्कुल बर्बाद मिलेगा और इसका अफसोस तुम्हें खुद होगा कि यार हम ही ने तो बनाया है, ये जो मकान हमें मिला है ये मकान हम ही ने तो बनाया है, हम ही ने तो सड़ाया है, हम ही ने तो एक एक दिन बर्बाद किए हैं, हम ही ने तो टाइम पास किया है और उसको बनाने के बाद लास्ट में हमारे हाथ में ये घटिया सा मकान आ गया। लेकिन सोचो अगर तुम्हें पहले से पता है, जो कि तुम्हें पता है कि लास्ट में वो मकान इतना बढ़िया मिल सकता है, तुम्हें इतना बढ़िया मकान मिल सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते, तो ऐसे में डेली की डेली आदमी सजा सजा के इधर लाल रंग पोतूंगा, इधर हरा लगा दूंगा, इधर झंडा बना दूंगा, इधर कुछ मूर्ति लगा दूंगा, यहाँ लकड़ी का कोई बढ़िया बिस्तर बनाऊंगा। आप सोच रहे हैं अगर आपको पता है कि कोई एक अच्छा मकान आपको लास्ट में मिलने वाला है तो आप कितनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट करेंगे और यही आपको करनी चाहिए। यानी मैं सिर्फ दो बातें बोलने आया था। पहला, डिटर्मिनेशन, इसके बारे में मुझे और कुछ नहीं बोलना है। आपको अपने अंदर डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा। आपके आखिर में आपको ऊपर वाला एक मकान की चाबी देने वाला है, उस मकान को आप बना रहे हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि वही मकान आपको मिलने वाला है जो आप बनाने जा रहे हैं, बना लो जैसा बनाना है, तुम्हें अच्छा बना लो, खराब बना लो, ये सब तुम्हारे ऊपर। दूसरी बात, उन लोगों से बिल्कुल दूर रहें। इसमें देखो मैं अपने बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं, अपने बारे में इन द सेंस कि मेरी जरूर मानना है ना, मैं जो बोलूंगा वही To the shore! Off the boats! Go very fast now, men! Attack!
Allied troops led by Edward III engaged a much larger French force led by Philip VI at Crecy of the English army, and Edward's force was split into 3 divisions. The flanks were protected on one side by a forest and marshy ground, and on the other by the village of Wadi Khor. चले एक ले लेते हैं। तो कराची से लोग अंदरूने मुल्क अपनों में, अरे भाईजान हट जाइए ना वहां से। कराची से लोग अंदरूने मुल्क अपनों में ईद मनाने जा रहे हैं। अबे बड़वे कराची में लोग अपनों में ईद मनाने जा रहे हैं। जी जनाब। जाहिल के बच्चे कहां समय बर्बाद कर रहा तू? जनाब मैं तो शूट। अबे जाहिल मुझे पता है तू वही अमरूद मुल्क की कर रहा होगा। इंडिया से सीख उन्होंने कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान करके कैसे टीआरपी बढ़ा दी। शाम तक ये डेड चैनल जिंदा चाहिए मेरे को। पर जनाब बात किससे करूं ये तो बताइए। अबे थोड़े बेरोजगार है इस मुल्क में, उनसे इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन करा, इंडिया की तारीफ करा और पाकिस्तान की बुराई करा। पर जनाब अगर शाम तक इस चैनल पे टीआरपी ना आई ना तो मेरे हाथ में माइक होगा और तू बेरोजगार। चल भाई चल। जनाब पहचाना? नहीं, कौन भाई? अभी थोड़ी देर पहले भड़वा बोला था ना आपको। ओ अच्छा, हाँ बोले। जनाब ये मैं टीवी रिपोर्टर हूँ और मोबाइल में आएगा आपके, तो कुछ बातें करनी थी, क्या आप कर सकते हैं? ये मोबाइल में आएगा? हाँ जी मोबाइल में आएगा। आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ जी हाँ जी। जी जी, पूछें क्या कहना है। हाँ तो बात ये है कि अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या होगा? शहीद हुसैन अब्बासी। वाह भी वाह। तो क्या काम करते हैं आप? देखिए अपना घड़ी बनाने का काम है वालिद साहब के टाइम से। वाह भी वाह। ये बताएं कि हाथ में पहनने वाली घड़ी या फिर दीवार पे टांगने वाली घड़ी? नहीं, छुपा के रखने वाली घड़ी का काम है अपना वालिद साहब के टाइम से। छुपा के रखने वाली घड़ी? उल्टी गिनती चलती है ना उस वाली घड़ी का। उल्टी गिनती। चले आपका प्रोफेशन थोड़ा साइड रखते हैं, चले छोड़े। ये बताएं अपना हमसाया मुल्क हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया है, तो हम कब जा रहे हैं और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जनाब, हमने जाना ही क्यों? मैं कह रहा हूँ चांद जब हमें यहाँ से नजर आ रहा है, मतलब अभी नहीं आएगा, रात में आएगा, नजर आ रहा है, फिर जाना ही क्यों चांद पे? पर जनाब जाना तो मतलब एक तो तरक्की वाली बात है ना। देखिए फिर मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया का ज़माना है, सारे रूमर्स हैं। आपने देखा चांद पे जाते हुए किसी को? मतलब इनका जो चंद्रयान है वो जाते हुए देखा आपने? नहीं देखा ना हमने देखा। और मजे की बात, हमें तो सबसे पहले दिखना चाहिए था। हमारे घरों पे छत नहीं है तो हमें तो सोते हुए भी दिख जाता, निकलता जो यहाँ से नहीं निकला ना। जी जनाब। ये सब AI का कमाल है, मैं आपको बता रहा हूँ। जनाब AI का कमाल है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जनाब AI का कमाल है, बड़े बड़े ग्राफिक डिजाइनर इन लोगों ने बैठाए हुए हैं। ये सेक्टर 18 इनका नोएडा में है, स्टूडियो है प्रॉपर इनका बना हुआ है फिल्म सिटी के आसपास। ये ग्रीन स्क्रीन पे ये सब काम करते हैं, फिर ये टेलीकास्ट करते हैं, समझ रहे हैं आप? सब AI का गेम है इनका। चलिए जनाब आपकी बात मान लेते हैं कि AI है, लेकिन हम कब ऐसा AI बनाएंगे कि हम चांद पे जाएं? तो देखें ये लोग कितनी मेहनत कर लें, कितने ही चांद पे चले जाएं, लेकिन जन्नत में हम ही जाएंगे। हैं? जन्नत में हम ही जाएंगे। तो जनाब ये कैसी बातें कर रहे हैं? चले मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ कि हमें चांद पे जाना है। हाँ जी। हम तो इनसे पहले से चांद पे रह रहे हैं। वो कैसे? चांद पे जो है अंग्रेजी बोलता है कोई? नहीं। यहाँ भी नहीं बोलता। चांद पे किसी के पास पैसा है? नहीं। यहाँ भी नहीं है। चांद पे किसी के पास आटा है? नहीं जनाब। यहाँ भी नहीं है। तो हम तो रह रहे हैं भाईजान चांद पे। जनाब ये सिटी चेकआउट करें, बताएं कौन सी कंट्री की लग रही है? देखें मेरे हवाले से ये तो कोई बाहर का ही मुल्क लग रहा है मेरे को। ये फिर है बार्सिलोना है मेरे ख्याल में। जनाब ये अपने कॉन्टिनेंट की कंट्री की सिटी है। अपने कॉन्टिनेंट की फिर ये पक्का एम्स्टर्डम होगी। कितने पढ़े लिखे हैं आप? देखिए अल्लाह ताला की मेहर रही तो नेक्स्ट ईयर जो है वो मैट्रिक्स क्वालिफाई हो ही जाऊंगा मैं। उम्र क्या रहेगी आपकी? उम्र हो गई, पिछले महीने मैं 30 का हो गया जनाब। 30 साल के हो गए और अभी तक 10वीं नहीं हुई आपकी? नहीं बोला ना नेक्स्ट ईयर हो जाएगी मैट्रिक्स। जनाब आपकी हो गई? हाँ जी मेरी हो गई। तो सीखे कुछ इनसे। नहीं जनाब मेरी भी ठेके से हुई है, मेरा और मेरे 7 भाइयों का ठेका अब्बू ने एक साथ दे दिया था। आप सीखे जनाब कुछ इनसे। चले आप ये सिटी बताएं कौन सी सिटी है? देखें मैंने बताया तो ये एम्स्टर्डम लग रही है मेरे को। जनाब ये इंडिया की सिटी गुरुग्राम है। ये इंडिया है? खुदा का खौफ खा, ये इंडिया है जनाब। दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे, आज देखें इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हमें देखें हम कहाँ खड़े हैं। ये मुझे खान साहब से उम्मीद थी लेकिन वो भी अंदर खड़े हैं। देखें खुदा जाने अब इस कौम का कितना बेड़ा गर्क होना है, हमें तो कुछ पता नहीं। चले जनाब। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी मैं जो आवाम की आवाज़ है वो मैं आवाम तक ले जाना चाहता हूँ, तो क्या आप 2 लफ्ज़ बोल सकते हैं? ना करें जनाब, देखें 2 लफ्ज़ वो बोलते हैं जिनके पास टाइम की कमी होती है। हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, बुलवाए जो बुलवाना है आपको। आपको देख के लग तो नहीं रहा कि आपके पास टाइम बचा है ज़्यादा। खैर छोड़े, ये बताएं कि अपना जो मुल्क है पाकिस्तान ये तरक्की कर रहा है और अपने जो वज़ीर आला हैं
बोले बोले बोले। आपने जो वजीर आला है ये अपने मुल्क को संभाल पा रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल में मुल्क तरक्की बिल्कुल कर रहा है। किसी ने इस मुल्क में सोचा नहीं था कि जो यहाँ की जो नस्लें हैं, जो आई हुई नस्लें हैं, वो कभी ऑक्सफोर्ड या फिर हार्वर्ड में जा सकती हैं पढ़ने के लिए, या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मुल्क देख सकता है। वो बिल्कुल देखी हैं उसने, तो तरक्की तो कर रहा है मेरे ख्याल में। जनाब ये ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यहाँ पे अपने बच्चे? ओ भाईजान, अपने नहीं है तो क्या हुआ, पॉलिटिशियन के तो हैं। पॉलिटिशियन के बच्चे गए हैं वहाँ पे, तो मुल्क के ही बच्चे हुए ना कहीं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखी हैं पॉलिटिशियन के थ्रू हमने। खैर छोड़े, ये बताएं आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? देखिए मेरा फेवरेट पॉलिटिशियन की जहाँ तक बात है तो वो तो वही है जिसने कि इस मुल्क को कहीं से कहीं तक पहुँचा दिया है, जिसने इस मुल्क के बारे में सोचा है। जी नाम क्या है उसका? देखिए शी जिनपिंग है मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन। मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। चले मैं चलता हूँ अभी। जनाब कहाँ जा रहे हैं? रुक तो जाइए थोड़ा सा। वो देखें टाइम इतना भी ज़्यादा नहीं है मेरे पास, बिजली के कनेक्शन कट जाएंगे अगर आज बिल जमा नहीं हुआ तो बस बिल ही जमा करने जा रहा हूँ। पर जनाब बिजली घर तो उधर है, आप इधर कहाँ जा रहे हैं? अरे तो किसी से उधार भी तो लेना पड़ेगा ना, पहले आप दे दें अगर आपके पास हो नहीं जनाब चलते हैं, अब हो रहा है अपना टाइम भी जाने का। जी जनाब थैंक यू। कनेक्शन कटा हुआ है क्या आपका भी? चले आगे चलते हैं, किसी और से बातचीत करते हैं। पता आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं मदरसे से आ रहा हूँ। मदरसे में? आप मदरसे में पढ़ते हैं? जी। तो मदरसे में क्या क्या पढ़ाते हैं आपके? साइंस पढ़ाई जाती है और फिजिक्स पढ़ाई जाती है। साइंस पढ़ाई जाती है? जी। चले ये बताएं, जो ज़मीन है वो सूरज के कितने दिन में चक्कर लगाती है? ज़मीन तो चक्कर लगाती नहीं है। ज़मीन तो देखे जो फ्लैट है, ज़मीन जो है ज़मीन चापती है? हाँ कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल चपटी। आप देखें, मैं अगर प्रैक्टिकली करके दिखाऊं आपको तो ये जो चप्पल बनाने वाली जो कंपनी है ये बेसिकली इतनी मशक्क़त और R&D करने के बाद इसको फ्लैट बनाती है। अगर ज़मीन जो है वो गोल होती है जैसे कि लोग बोलते हैं बाहरी मुल्क के, तो वो चप्पल जो इस तरीके से बनाती, लेकिन कैसी चप्पल बनाई उन्होंने? फ्लैट। तो देखें ये है। और दूसरी बात, अगर आप देखें अगर ज़मीन जो है वो अगर गोल होती तो बंदा तो आगे चल के गिर जाता ना नीचे, समझ रहे हैं? तो इसलिए फ्लैट है। बात तो आपकी भी दुरुस्त लग रही है। चले ये बताएं, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। जैसे बाहर के मुल्क में होता है कि जो नासा है वो रोनाल्डो की जो है वो डाइट तैयार करके देती है। मेरा सपना भी है कि मैं ये अपना आज़म खान जो है क्रिकेटर, उसकी डाइट तैयार करूँ साइंटिस्ट बन के। जी मुझे लग रहा है आपके अंदर बहुत जज्बा है, आप बिल्कुल एक दुरुस्त साइंटिस्ट बनेंगे। जी। चले काफ़ी बातें हो गई हैं आज, अब जाके देखते हैं कि आवाम का क्रिकेट को लेकर क्या व्यू है। चलिए जनाब ये बताएं कि PSL और IPL में कौन सा लीग बेहतर है? जनाब आप उससे पहले मुझे ये बताएं कि आप गत्ता कौन सा फूंक के बैठे हैं? मतलब? नहीं, आप जो है अंडे की क्रेट सुलगा के उसके धुएं का नशा कर रहे हैं। ओ PSL और IPL का क्या कंपैरिजन? ये तो वही बात हो गई कि जी हम तो विराट कोहली का कंपैरिजन जो है वो अहमद शहजाद से कर रहे हैं। नहीं मतलब आप देखें, आपकी PSL में खेलता है कटान कमाल, जो प्लेयर आपके IPL में नीलाम नहीं होते ना, वो ओवरसीज़ प्लेयर यहाँ पे आके खेल रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? मुझे तो लग रहा है आप कुछ ज़्यादा ही नाराज़ होते हैं। क्यों ना हो भाई, बंदा पूरी आवाम नाराज़ है, कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। आप देखें, कभी IPL देखा है? हाँ। स्टेडियम के बाहर आपको दिखेंगे 2,500 से 3,000 लोग पेड़ पे से बैठ के मैच देखते हैं। और आपने PSL भी देखा होगा, स्टेडियम के अंदर कभी मजाल है दिख जाए आपको 2,500 से 3,000 बंदा है, खाली पड़े हैं यार। वो आप देखें तो सही, IPL में अगर बेटर परफॉर्मेंस देता है प्लेयर, उसको क्या मिलता है? गाड़ी। यहाँ पे क्या मिल रहा है PSL में? हेयर ड्रायर आपने दे देगा। ये अगर बंदा गंजा हो क्या करेगा भाई उसका? चले ये बताएं, आपको पता है कि जो IPL में सबसे महंगे प्लेयर बिके हैं? हाँ, ऋषभ पंत। हाँ जी, तो वो 27 करोड़ का बिके हैं, जो कि पाकिस्तानी 90 करोड़ होते हैं। देखिए मुझे लगता है कि वो एक स्कैम है, सिर्फ उस स्कैम से ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। क्योंकि एक ये जो नंबर ओकेज़न के टाइम पे दिया जा रहा है वो डिजिटल नंबर होता है। क्योंकि अगर बंदे को 27 करोड़ वहाँ पे ऋषभ पंत को दिया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो ग्राउंड पे रह के यहाँ हौसले हरागत करता। आप 27 भी छोड़ें, पाकिस्तान के अंदर आप किसी को 5 करोड़ रुपए दे के देखें, बंदा मजाल है अगले दिन जो मुल्क में दिख जाए आपको, भाग जाएगा। चलें ये बताएं, विराट कोहली और बाबर किंग में कौन बेहतर बल्लेबाज है? मेरे हवाले से बाबर आजम। कैसी बातें कर रहे हैं, विराट कोहली के इतने ज़्यादा रन हैं। देखिए विराट कोहली का क्या है ना कि वो बड़ा साड़ा बंदा है। उसने झारखंड में रहने वाले शेख मोहम्मद अंसारी अपना काम धंधा छोड़कर 3 महीने तक शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर बैठे रहे, सिर्फ इसलिए कि वो किसी तरह से शाहरुख खान के साथ एक फोटो खिंचवा सके। कितने दिनों से यहाँ पे? 95 दिन हो चुका है। क्यों? मिलने के लिए।
So he's been waiting to meet Shah Rukh Khan for 95 days. He has been standing outside Mannat. दिल्ली का रहने वाला गौरव कुमार अपनी साइकिल से 1200 किलोमीटर दूर झारखंड पहुंच के MS धोनी के फार्म हाउस के बाहर टेंट लगा लेता है ताकि उसे धोनी सामने से आते हुए बस दिख भर जाए। तमिलनाडु के रहने वाले दो दोस्त विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच कंपैरिजन में इतना सीरियस हो जाते हैं कि एक दोस्त दूसरे की जान ले लेता है। 24-year-old man was killed in Poyur in Tamil Nadu's Ariyalur over a fight about which was a better team. पुष्पा 2 के प्रीमियर पर लोगों की भीड़ अल्लू अर्जुन को देखने के लिए इतनी बेकाबू हो जाती है कि इस भाग दौड़ में एक लेडी की जान चली जाती है और उसके 8 साल के बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और ये तो मैंने बस रिसेंटली हुए उन 2-4 इंसिडेंट्स की बात की है जो भारत की सेलिब्रिटीज के लिए उनके सो कॉल्ड फैंस के पागलपन को दिखाती हैं। अगर आप इंटरनेट पर जाओगे तो ऐसी ढेरों न्यूज एक के बाद एक आपको मिलती चली जाएंगी जिसमें इसी तरह का पागलपन चलता हुआ दिखेगा। कभी दो एक्टर्स के फैंस आपस में लड़ते हुए दिख जाते हैं तो कभी दो क्रिकेटर्स के फैंस लड़ते हुए दिख जाते हैं। एक्टर्स को लेकर सदर्न पार्ट ऑफ भारत में लोगों का क्रेज कुछ अलग ही लेवल पर है। वहां पर लोग इन्हें भगवान की तरह पूजना शुरू कर देते हैं, इनके मंदिर तक बनवा रखे हैं और जब इनकी कोई फिल्म रिलीज होती है तो इनके लिए वो सबसे बड़ा सेलिब्रेशन का पॉइंट बन जाता है। फिर भले ही फिल्म के नाम पर ये कोई भी कूड़ा क्यों ना परोस रहे हो, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग इनके मंदिर बना रहे हैं या इनको भगवान की तरह पूज रहे हैं। असली प्रॉब्लम ये है कि इस हार्डकोर फैंडम की आड़ में भारत में तेजी से बढ़ रहा है स्टूपिड फैन कल्चर जो यूथ को अंदर से खोखला कर रहा है। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! ये स्टूपिड फैन कल्चर आज लाखों लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी तक का शिकार बना रहा है। सोसाइटी में वायलेंस, डिवीजन और डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजों को बढ़ावा दे रहा है और इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि फैंडम के नाम पर बढ़ रहे इस पागलपन के पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा ठीक से टटोला जाए, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के ऊपर डिटेल में बात की जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन रीजंस की जिसकी वजह से कुछ फैंस अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। सबसे पहली बात है इमोशनल अटैचमेंट। ये इंसान के नेचर की बहुत ही बेसिक सी बात है। वो हमेशा उस सिचुएशन और उस आदमी से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं जिस सिचुएशन में वो खुद रहे हैं और जिस तरह के इंसान वो बनना या दिखना चाहते हैं। अब ये जो इमोशनल अटैचमेंट होता है ये धीरे धीरे इंसान की मेंटल और फिजिकल अटैचमेंट भी डेवलप करता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि एक आम इंसान इमोशनली, मेंटली और फिजिकली तीनों तरह से खुद की आइडेंटिटी को ऐसे किसी आइडल के साथ जोड़ देता है जिससे वो कभी आज तक मिला भी ना हो। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर हर दूसरा आदमी क्रिकेट को पसंद करता है, तो यहाँ पर लोगों में क्रिकेटर्स के लिए फैन कल्चर का इम्पैक्ट काफी ज्यादा बढ़ा है। यही सेम बात पॉलिटिशियंस और मूवी स्टार्स के लिए भी ट्रू है। स्पेशली भारत के सदर्न पार्ट में ये कल्चर आपको कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा। खुद की आइडेंटिटी को अपने आइडल से जोड़ने का मतलब है अपने आइडल के अप्स एंड डाउन्स को खुद की लाइफ से जोड़ के देखना, उनकी हर चीज को सही और बेस्ट बताना, उनके हेयर स्टाइल से लेकर कपड़े सब कुछ कॉपी करने। What was he doing down there? So बचपन से ही हम लोग YouTube पर काफ़ी सारी ऐसी ही हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाली वीडियोस देखते आए हैं एंड ये सारी वीडियोस ज़्यादातर भूत प्रेतों पर ही होती हैं, बट इन्हीं में से कभी कभार कुछ वीडियो जेन्युइन। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर शाहिद द गेमर। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही तगड़ा होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो आपके फेवरेट यूट्यूबर है वो कैसे स्टोरी क्रिएट करते हैं अपने GTA 5 गेम में। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आप भी अपने फेवरेट यूट्यूबर की तरह स्टोरी क्रिएट कर लेंगे अपने गेम के अंदर। किसी भी तरह की स्टोरी क्रिएट करने के लिए आपको मोड्स की जरूरत होगी। 3-4 मोड्स यूज होते हैं उसके अंदर। जैसे कि आप बैंक रॉबरी कर रहे हो तो उसमें बैंक रॉबरी का मोड लगेगा, किसी कार का यूज कर रहे हो तो उस कार का मोड लगेगा। अगर आप तो दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों जब से मैंने अपने GTA गेम प्ले स्टोरी स्टार्ट की है ट्रेवर की, अभी तक मैंने सिर्फ 3 एपिसोड डाले और उसका रिस्पांस इतना जबरदस्त, इतना अमेजिंग है कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। फर्स्ट एपिसोड पर तो दोस्तों 12,000 से भी ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। और लिटरली दोस्तों तुम सारे लोगों के कमेंट्स यही थे, हर कोई यही जानना चाह रहा था कि मैं अपनी गेम प्ले स्टोरी की वीडियोस कैसे बना रहा हूं। वैसे तो दोस्तों कोई भी अपनी स्टोरीज बनाना सिखाता ही नहीं है, कोई भी अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं करता क्योंकि इससे उनको रिस्क होता है, उनका चैनल डाउनफॉल की तरफ जा सकता है क्योंकि बाकी सारी स्टोरी बनाकर अपनी चलाने लग जाते हैं। लेकिन मैं यार छुपाने से ज्यादा एजुकेट करने में बिलीव करता हूं, सिखाने में बिलीव करता हूं। तुम लोगों ने शुरू से देखा है मेरा चैनल सिखाने पर ही डिपेंडेंट है। हर तरह की मॉडिंग वगैरह हर चीज मैंने तुम लोगों को सिखा दी है। तो बेसिकली आज की वीडियो में तुम लोग पूरी देखने के बाद, शुरू से लेकर एंड तक देखने के बाद अपनी खुद की बेसिक स्टोरी बनाना सीख जाओगे GTA 5 में। अब दोस्तों GTA 5 पर गेम प्ले स्टोरीज बनाने के लिए सबसे पहले तो तुम लोगों को चाहिए GTA 5।
अब दोस्तों सारी मॉडिंग करने के बाद GTA 5 खोलने के बाद यहां पर देख सकते हो ट्रेवर यहां पर खड़ा हुआ है। तो हमने अब अपनी मॉडिंग करना स्टार्ट करनी है, तो चलो मॉडिंग करते हैं। यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं एक बार F8 दबाऊंगा, दोबारा से F8 दबाऊंगा और मेरा मेन्यू ट्रेनर यहां पर खुल जाएगा। सारी की सारी मॉडिंग मेन्यू ट्रेनर से ही होगी। अगर तुम लोग कंप्यूटर पर नहीं हो, लैपटॉप पर हो और तुम्हारा F8 दो बार दबाने से मेन्यू ट्रेनर नहीं खुल रहा, तो FN और F8 दबा के ट्राई कर लेना, तुम्हारा मेन्यू ट्रेनर खुल जाएगा। अगर नहीं खुलता तो शिफ्ट और F8 दबा के ट्राई कर लेना, तब खुल जाएगा। अगर फिर भी नहीं खुल रहा तो तुम्हारा GTA 5 बहुत पुराना वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन डालो। तुम लोग 350 वाला वर्जन यूज मत करना, कोशिश करके 1868 वर्जन या उससे ऊपर का ही रखना। अब यहां पर दो बार दोस्तों F8 दबाने के बाद मेन्यू ट्रेनर खोलने के बाद सबसे पहले तो ये देख रहे हो ट्रेवर में कुछ खामी है। अभी इसके अगर तुम लोगों को जूते नजर आ रहे हैं तो जूते और टांग के बीच में जो पांव है वो नजर नहीं आ रहा, तो इसका वार्डरोब पहले चेंज करते हैं। गौर से देख लो कैसे करना है। यहां पर मैं जाऊंगा प्लेयर ऑप्शंस में, यहां पर मैं जाऊंगा वार्डरोब में और यहां पर मैं इसके पांव वगैरह जूते वगैरह सारे चेंज कर सकता हूं। यहां पर देख लो अगर मैं बियर्ड और मास्क वगैरह लगाना चाहता हूं तो इससे हो जाएगा सारा कुछ। इसके अलावा एक मिनट जरा करीब करके दिखा दूं तुम लोगों को। यहां से मैं बैक स्पेस से वापस जाऊंगा। मेन्यू ट्रेनर तो चलाना तुम लोगों को आता ही होगा। ये बेसिकली F8 से खुल जाता है, ऊपर नीचे आगे पीछे एरो की से चलता है, बैक स्पेस से वापस जाता है, एंटर से अंदर जाता है। तो यहां पर थोड़ा व्यू करीब कर ले ताकि ट्रेवर बिल्कुल सही तरह से नजर आ जाए। हाँ भाई जूते दिखाओ ट्रेवर, थोड़ा आगे भागो ताकि तुम्हारे जूते नजर आने लगते हैं। अब ये देखो ये जो जूते ना ये हमने इसके चेंज करने पड़ेंगे ताकि इसके ड्रेस के साथ मैच कर जाएं। तो यहां पर मैं F8 दोबारा से दबाता हूं, ये फिर बाद में मैं एक बार ही F8 दबाऊंगा और मेरा मेन्यू ट्रेनर खुलने लग जाएगा। डाउन कीज से मैं नीचे आऊंगा, प्लेयर ऑप्शंस पर मैं क्लिक करूंगा और यहां पर मैं इसके अंदर चला जाऊंगा। ये अगर नहीं करना चाहते, अपना प्लस का साइन लाना चाहते हो और टास्क सीक्वेंस स्टार्ट करवाना चाहते हो या फिर कोई भी टास्क वगैरह देना चाहते हो या कुछ भी सिलेक्शन करना चाहते हो तो यहां से वापस चले जाओगे और यहां पर तुम लोगों ने सिंपली F8 दबाने के बाद मेन्यू ट्रेनर ऑन करने के बाद F9 दबाना है और तुम्हारा ये प्लस का साइन आ जाएगा। ये माउस से हिला पाओगे। अच्छा ये ऑन करने के बाद ये एरो कीज से तो मेन्यू ट्रेनर पर ही ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन WASD से आगे पीछे जाएगा। देखो W दबाया तो ये आगे आ गया। ट्रेवर पर जब मैं लेकर आ रहा हूं तो ये ग्रीन मार्क हो जाएगा। ग्रीन मार्क अगर हो रहा है ये प्लस का साइन तो इसको मैं कुछ भी कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग पर ग्रीन मार्क नहीं हो रहा तो इसको मैं मेन्यू ट्रेनर के थ्रू यूज नहीं कर सकता। ये ट्रेवर पर मैं लेकर आता हूं। अब यहां पर मैं राइट क्लिक करूंगा तो फिर से ट्रेवर की प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी और यहां पर मैं एंटिटी इज इन डेटाबेस हमेशा कर दूंगा ताकि मैं इसमें चेंजेस वगैरह कर पाऊं, टास्क सीक्वेंस वगैरह देना चाहूं तो दे पाऊं। यहां से दोस्तों अगर ट्रेवर की प्रॉपर्टीज खुल गई है तो तुम लोगों ने बिल्कुल नीचे आना होगा, पैड ऑप्शंस में जाना होगा और यहां पर वार्डरोब वगैरह सारी चीजें खुल जाएंगी। वैसे ही जैसे हम लोग यहां पर F8 दबाकर प्लेयर ऑप्शन में गए थे और यहां पर सारी चीजें खुल गई थी, तो यहां पर हम लोगों ने या तो इस पर राइट क्लिक करके पैड ऑप्शन में जाकर वार्डरोब में जाना है और कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, बियर्ड वगैरह टॉर्सो वगैरह सारी चीजें चेंज कर पाओगे। जैसे टॉर्सो में जाकर ये कपड़े चेंज होने लग गए, इनको मैं नॉर्मल कर देता हूं। यहां पर लेग्स में जाकर ये नीचे जींस वगैरह चेंज होने लग गई, तो यहां पर इसको मैं पुलिस वाली बनाना चाहूं तो पहनता हूं। फिर मैं वापस आता हूं, यहां पर मैं हैंड्स में जाऊं तो यहां पर ग्लव्स वगैरह पहन लेगा। शूज में जाऊं तो यहां पर ये शूज चेंज हो जाएंगे और ये वाले शूज बिल्कुल सही लग रहे हैं क्योंकि इसमें